अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ज़कात निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस क्लिप को देखने के बाद पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे कि किस तरह ज़कात निकाली जाती है, ज़कात की काउंटिंग कैसे करें, ज़कात किस पर वाजिब होती है, इसी तरह ज़कात किन किन चीज़ों में वाजिब होती है। तो आइए इस क्लिप को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिब निसाब होने के बावजूद ज़कात नहीं निकालता है तो क़यामत के दिन आखिरत में उस पर इतना खतरनाक अजाब होगा कि उसका माल उसकी गर्दन में गंजा सांप बनाकर डाल दिया जाएगा और वो उसे डसेगा। जब ज़कात न निकालने वाले के माल को तोक बनाकर गंजा सांप बनाकर उसके गले में डाला जाएगा तो वो कहेगा ये क्या है? तो जवाब दिया जाएगा ये तुम्हारा वो माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रमजान के रोजे फर्ज है, इसी तरह ज़कात भी फर्ज है हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर। इसलिए जरूर ज़कात निकालें। ज़कात या गरीबों को आगे बढ़ाने का बेहतरीन चांस है, बेहतरीन रास्ता है, बल्कि इस्लामी निज़ाम कहिए इसको। लेकिन आज अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते हैं। अब बात आती है ज़कात किस पर फर्ज है, तो सुन ले गौर से। ज़कात मालदारों पर फर्ज है। मालदारों को कहा गया है कि अपने मालों में से ज़कात निकालो और गरीबों को दो, ताकि वो उससे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, ताकि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके। अगर हर साहिब निसाब मालदार मुसलमान ज़कात निकालना शुरू कर दे तो मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी भिखारी और गरीब बनकर नहीं रहेगा, हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। अब बात आती है ज़कात फर्ज किस पर है, तो आप तसल्ली रखिए, एक एक मसले को क्लियर करके बताऊंगा। आज मैंने भी ठान लिया है, जब तक आपको ये सारे मसाइल का इल्म ना हो जाए तब तक आज मैं स्टूडियो से उठूंगा ही नहीं। पहले एक लफ्ज समझे यहाँ पर, साहिब निसाब क्या है ये, क्योंकि आज ये वर्ड बार बार आएगा। तो पहले ये लफ्ज समझ लें कि साहिब निसाब कहते किसे हैं। साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास इतना रुपया सोना चांदी हो, इतना अमाउंट अगर उसके पास है कि जितने अमाउंट में, जितने रुपए में आपके इलाके में 52.5 तोला चांदी मिल जाता है, चाहे जितने रुपए में भी 52.5 तोला चांदी आ जाए, अगर उतना रुपया आपके पास है, अब चाहे वो रुपया हो तो वो बैंक में हो या फिर पास में हो या फिर सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, टोटल मिलाकर अगर उतना रुपया हो जाए जितने में 52.5 तोला चांदी आ जाए, तो अगर इतना रुपए अमाउंट सोना या चांदी कुछ भी आपके पास है तो आप साहिब निसाब हैं। अब समझें, ज़कात मालदारों पर फर्ज है। अब शरीयत की नजर में मालदार हर वो शख्स है जो साहिब निसाब हो, यानी जो 52.5 तोला चांदी का मालिक हो। तो जो साहिब निसाब हो वो मालदार है और जो साहिब निसाब ना हो वो मालदार नहीं है। तो अब खुद अपने अंदर गौर करें हर शख्स कि आप साहिब निसाब हैं या नहीं। अगर साहिब निसाब हैं तो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब बात आती है ज़कात कब अदा करें। मैंने कहा ना, सब बताऊंगा। ये जो सुनते हैं 1 साल का गुजरना जरूरी है, हौलान हौल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम जब आप साहिब निसाब बने हैं, यानी जिंदगी में जिस दिन भी आपके पास उतना रुपया पैसा अमाउंट आया, चाहे सोने चांदी की शक्ल में ही हो, उसके जस्ट 1 साल के बाद फिर उसी डेट में आपके पास उतना रुपया, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, सोना चांदी अमाउंट आ गया तो आप साहिब निसाब हो गए। अब चूंकि अक्सर को पता ही नहीं होता है कि मैं साहिब निसाब फर्स्ट टाइम कब हुआ था, इसीलिए रमजान में निकालना शुरू करते हैं। हालांकि यह गलत बात है। तो आज से ही आप भी अपना एक डेट फिक्स कर लीजिए, रमजान में ही किसी एक दिन का डेट फिक्स कर लीजिए, चांद की कोई भी एक तारीख आप सेट कर लीजिए, ताकि हर साल इस तारीख में मुझे ज़कात निकालने की, जो हम पर फर्ज ज़कात किया गया है, हम उस ज़कात की कैलकुलेशन कर लें। हर साल इस डेट में मुझे ज़कात की काउंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हर साल 11 रमजान के डेट को आप फिक्स कर लिए,
मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो अब हर साल 11 रमजान को ज़कात की कैलकुलेशन काउंटिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट। अब कैलकुलेशन किस तरह करनी है? जब आपने डेट फिक्स कर लिया, फॉर एग्जांपल 11 रमजान का, तो अब हर रमजान को आपके पास, हर 11 रमजान को आपके पास जितने भी अमाउंट हैं, चाहे गोल्ड हो, चांदी की शक्ल में हो, सबका टोटल निकाल कर उन तमाम में 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालनी पड़ेगी, यानी 2.5, 40वां हिस्सा निकलेगा, यानी 40,000 में 1,000, 1 लाख में 2,500। अब किसी के पास 1 लाख रुपए है तो 2,500 ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो अब अगर कोई चाहे तो उसी वक्त तो फौरन किसी गरीब को 2,500 ज़कात अदा कर दे, और अगर कोई चाहे तो डायरी पर नोट कर लें या मोबाइल के नोटबुक पर आप उसे नोट कर लें। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप उसे अदा कर दें। लेकिन हर साल 11 रमजान को जो डेट आपने फिक्स किया है, उस डेट में ज़कात की काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब बात आती है, क्या औरतों पर भी ज़कात फर्ज है? तो गौर से सुनिए, जी औरतों पर भी ज़कात फर्ज है। जिस तरह अगर कोई मर्द साहिब निसाब है तो उस पर ज़कात फर्ज है, सेम इसी तरह अगर औरत भी साहिब निसाब है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है, करेक्ट। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात, ज़कात में किन किन चीजों की काउंटिंग करनी है। जिस दिन भी अपने डेट के हिसाब से ज़कात की काउंटिंग करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन किन किन चीजों को सामने रखकर आप करेंगे। तो एक कापी और कलम लेकर के आप बैठ जाएं, मैं चंद चीजें आपको बता रहा हूं, इनमें से जो हो उनको आप रखें और जो ना हो उनको हटा लें। फिर मैं आपको बाद में यह भी बताऊंगा कि आप माइनस इनमें क्या क्या करेंगे। तो लिखिए आप, नंबर 1 सोना, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो या डली की शक्ल में हो। नंबर 2 चांदी, ये भी लिख लें कि आपके पास कितना तोला चांदी है। नंबर 3 नकद अमाउंट, नकद रुपया पैसा, चाहे जिस मकसद के लिए भी हो, उम्रे के लिए रखे हो, हज के लिए रखे हो, चाहे बच्चों की शादी के लिए रखे हो, घर के खर्च के लिए रखे हो, घर बनाने के लिए, चाहे जिस मकसद के लिए भी रखे हो उसको भी नोट कर लें कितना रुपया है वो। नंबर 4 बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कितना रुपए है वो भी नोट कर लें, चाहे वो भी जिस मकसद के लिए भी हो, उस अमाउंट को भी आप नोट करें। नंबर 5 किसी को उधार या अमानत के तौर पर किसी के पास रखे हैं, वो कितना है उसे भी नोट करें। नंबर 6 सिक्योरिटी या पॉलिसी में दी हुई रकम, वो भी नोट कर लें। नंबर 7 गैर मुल्की करेंसी, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास डॉलर या रियाल है या नेपाली पैसे हैं, चूंकि नेपाली पैसे हमारे इलाके में बहुतों के पास होता है, जो नेपाल जाना आना करते हैं कि जब वहां जाऊंगा आंख बनाने के लिए आंखा या फिर दूसरी चीज लेने के लिए तो खर्च करूंगा। तो जो भी पैसे हैं इनमें से उसको भी आप नोट कर लें, कंट्री जिस कंट्री के भी आपके पास है उसे भी नोट करें, क्योंकि कभी न कभी तो चलेगा ही, नहीं तो आप उसे तो चेंज कर सकते हैं हर जगह। नंबर 8 बिजनेस का सामान, फॉर एग्जाम्पल किसी की दुकान है कपड़े की, तो उस दुकान में जितने भी कपड़े हैं उस कपड़े की कीमत क्या है, वो सारे सामान के कितने रुपए बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख 2 लाख है तो वो भी लिखें। नंबर 9 अगर बेचने की नीयत से कोई जमीन खरीदी है कि हमें प्लाटिंग करनी है, प्लाट काटना है, तो उसे भी नोट कर लें। तो अब ये जो 9 चीजें मैंने लिखवाई, इन तमाम चीजों को आपने जोड़ा तो इसकी लिस्ट बनी 5 लाख रुपए की। तो अब 5 लाख रुपए आपके पास है इन तमाम शक्ल में, तो ये 5 लाख रुपए की लिस्ट बनी इन तमाम फॉर्मेट में, इन तमाम शक्ल में। अब माइनस क्या करना है उसे सुने। नंबर 1 किसी से आपने कर्ज लिया है, अब वो कितना कर्ज लिया है उसे माइनस करें। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 1 लाख रुपए कर्ज लिया है, तो वो 1 लाख रुपए माइनस करें। उन 5 लाख में से 1 लाख रुपए आप माइनस कर दें। तो अगर 5 लाख में से 1 लाख आपने माइनस किया तो 4 लाख रुपए आपके पास बचा हुआ है अभी। नंबर 2 बीवी का मेहर, किसी की शादी हुई है और उसने अभी मेहर अदा नहीं किया है, और मेहर जो बांधी गई है फॉर एग्जाम्पल वो 50,000 रुपए है, तो ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। नंबर 3 वो तमाम खर्चे जो उस महीने में आपको करने हैं उसे भी माइनस करें। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल, गैस का बिल,
اگر کرائے کا مکان ہے تو اس کا بل، اس مہینے کے خرچے یا کوئی چیز لی ہے تو اس کے قسط دینے ہیں، MI دینے ہیں، موبائل قسط پہ لیا ہے، گاڑی قسط پہ لی ہے تو اس مہینے کی جو قسط ہے اس کو بھی آپ نوٹ کریں۔ تو 5 لاکھ روپے آپ کا ٹوٹل بنا تھا، اوکے، اور ادھر 2 لاکھ روپے آپ مائنس کر دیں ان تمام چیزوں میں۔ 1 لاکھ روپے قرض، 50,000 مہر، اور اس مہینے کے جو بھی خرچے ہیں اس کو آپ ایک اعتبار سے سمجھ لیں، فرض کر لیں 50,000، قسط، MI، بجلی، پانی، گیس، جتنی بھی چیزیں ہیں ان ٹوٹل کو ملا کے 50,000 آپ ایک اعتبار سے مان لیں۔ تو یہ 2 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو اب 5 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے مائنس کر دیں۔ اب مائنس کرنے کے بعد 3 لاکھ روپے بچے آپ کے پاس۔ اب 3 لاکھ روپے پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ 1 لاکھ روپے پر 2.500، 3 لاکھ روپے پر 7,500۔ تو اب جو چاہے فوراً اسی دن یہ 7,500 روپے غریبوں کو تقسیم کر دے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے ابھی تو کچھ دنوں کے بعد ادا کر دیں، تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر دیں، بلکہ ایک ڈائری پر آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا، زکوٰۃ میں صرف ضرورت سے زائد ہونا کافی نہیں کہلائے گا، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیزیں بڑھنے والی ہو، جسے عربک لینگویج میں مال نامی کہا جاتا ہے، جیسے سونا، چاندی، مال تجارت وغیرہ۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے یا برتن ہیں لیکن وہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آج میں آپ کو عالم بنا کر کے رہوں گا، غور سے سن لیجئے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کا عالم، اسے بھی طے کر لیں، مکمل عالم تو نہیں بن سکتے ہیں، زکوٰۃ کا عالم انشاءاللہ بن جائیں گے آپ۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کپڑے یا برتن ضرورت سے زائد ہے اور وہ سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہ ہوتا ہو تو ان چیزوں کی کاؤنٹنگ کرنے کے بعد اگر اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی لازم ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی ضرورت سے جو زائد ہے اور وہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو اسے اگر کاؤنٹنگ کیا اور وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بن جاتی ہے وہ ساری چیزوں کو ملا کر کے، تو اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگا، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج زکوٰۃ کے یہ تمام مسائل کہ کس پر واجب ہوتی ہے، کس طرح ادا کریں، کاؤنٹنگ کس طرح کرنی ہے، یہ سارے مسائل اچھی طریقے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے، آپ نے کمپلیٹ طریقے سے سیکھ لیا ہوگا۔ اگر اب بھی کچھ رہ گیا ہے تو مجھے میل کیجئے یا پھر کومنٹ کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی آسان کر کے آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اس کلپ کو جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، سب پر شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں، سب جگہ سے شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔